हाँ जी, ठीक है जी। हम क्या बात कर रहे थे कि काइनेटिक में ये कैसे जौन सी है यूवी विजिबल हेल्प करती है। एक ये सिचुएशन थी जिसमें कि प्रोडक्ट जौन सा है वो हमें दे रहा है, पीक शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड भी हम एक सिचुएशन देख लेते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको आप कह सकते हो कि क्लिनिकल केमिस्ट्री में आप कैसे इसको यूज कर सकते हो यूवी विजिबल को। तो यूज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री इन एवेल्युएशन ऑफ एंजाइमेटिक एसे ऐसे ऐसे और रिएक्शन, अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ तो इज देयर एनी डिफरेंस? एनालिसिस का वर्ड यूज किया या एंजाइमेटिक ऐसे का वर्ड यूज किया, तो कोई फर्क है दोनों में? मैम एसेस तो हम उन्हें कहते हैं ना जो पूरा एक्सपेरिमेंटल हम प्रैक्टिकल या प्रोसीजर जो चलाते हैं उसको। एनालिसिस भी पूरा किए बगैर पूरा होगा? अच्छा, आपने रिप्लाई किया इसका। ये इसमें है ऐसे को और एनालिसिस में सिंपल, एक तो हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ऐसे क्या है, जिस तरह भी आपने कंप्लीट, इसको साइंटिफिकली आप ऐसे कहोगे बेटा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, हमने दोनों ही काम करने हैं, ठीक है ना। तो एनालिसिस डन बाय डिटर्मिनिंग द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो हम इसको कहते हैं ऐसे कि हमने ऐसे कंडक्ट किया है। तो एंजाइमेटिक ऐसे हैज बिकम वेरी कॉमन। फॉर एग्जांपल, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम dehydrase is assayed by measuring the formation of ergosterol at 282 nanometer. एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रो, ये एक एग्जांपल दी है, ergosterol को 282 नैनोमीटर पर हम डिटरमिन करें। या फिर उसने कहा कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम जो है, ठीक है, कैटालाइज द रिडक्शन ऑफ पायरोवेट, पायरोवेट को रिड्यूस करता है बाय NADH, निकोटोनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक है ना। उससे दिस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू ये रिडक्शन का प्रोसेस पायरोवेट का कंप्लीट होता है और पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टेट। NADH इज द ओनली स्पीशी इन द, इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास यूवी विजिबल सेंसिटिव सब्सटेंस कौन सा है? दिस NADH is the UV visible sensitive species, ठीक है। 340 नैनोमीटर पर इसने अपनी एब्जॉर्प्शन शो करनी है। लैम्डा मैक्स इसका 340 नैनोमीटर है। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड। अब कैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपने डिटरमिन करना है? पहले हमारे पास प्रोडक्ट था सेंसिटिव, अब रिएक्टेंट में से एक रिएजेंट है जो कि यूवी जो सेंसिटिव है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता बाय मॉनिटरिंग द डिक्रीज इन एब्जॉर्बेंस एट 340 नैनोमीटर पर, अब आपके पास जो पीक अपीयर होगी वो कैसी होगी, इसको देखते हैं। ये पहली वाली पीक जो थी वो अपवर्ड जा रही थी, अब क्या है, ये डाउनवर्ड पीक आ रही है। जब प्रोडक्ट हमारे पास जब रिएक्टेंट हमारे पास सेंसिटिव है तो अब मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा एट टाइम जीरो होगा, ठीक है ना। इसको मैं टाइम जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन पे, जब हमने रिएक्शन को शुरू किया है तो एब्जॉर्प्शन, ये कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे शो हो रही है। और जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगेन एक्स एक्सिस पर हम जो सा है वो टाइम को लेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंसर्न एब्जॉर्बेंस है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो कन्वर्ट होता जा रहा है, हमारा रिएजेंट रिएक्टेंट के साथ मिलके प्रोडक्ट में चेंज होता जा रहा है। द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पायरोवेट बाय NADH इज मेजर्ड बाय मॉनिटरिंग द डिक्रीज इन एब्जॉर्बेंस एट 340 नैनोमीटर। तो इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा स्पीशी हमारी या कौन कौन सी स्पीशी हमारी यूवी सेंसिटिव है और उनकी लैम्डा मैक्स क्या है, ठीक है। तो
इन दिस वे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं कि किस तरह से रेट कौन सा है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है। जब तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी इट मीन स्टीप, जितनी स्टीप है उतनी तेजी से रिएक्शन हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन सब मैक्सिमम कहाँ पर है, किस स्टेज पर है, एट दिस टाइम टू दिस टाइम द रिएक्शन जो स्लोप है वो बहुत उसकी स्टीप स्लोप है। यहाँ पे कर्व आ गई कि रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो गया, और जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ गई इसका मतलब नो मोर रिएक्शन इज टेक प्लेस। अब जो है वो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ठीक है जी, गॉट इट। नाउ एनी अदर स्टूडेंट प्लीज लेट मी टेल एनी। मैम इसकी एप्लीकेशंस, मैम माइक्रोबायोलॉजी में इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं हम। कैसे? मैम नंबर ऑफ बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हैं बाय लुकिंग ऑन द एब्जॉर्बेंस। हम कितने बैक्टीरिया मॉलिक्यूल कलर्ड एब्जॉर्ब होगा, हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते बैक्टीरिया हैं। कलर्ड होगा। जी मैम। बैक्टीरिया कलर्ड होगा, बैक्टीरिया को मैम कैसे आप काउंट करोगे यूवी मैम इट विजिबल? में भी नहीं आप सही कह रहे हो, मैम लेकिन इसकी आप थोड़ा एप्लीकेशन सा। में लिखा हुआ था। हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है बोलो लाइन। मैम उसमें लिखा हुआ था कि मैम जो एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बैक्टीरिया के। और इसमें वो एक मैम लाइन लिख रहा था लाइसोजाइम्स के बारे में, क्योंकि वो हाँ जो सेल को डैमेज करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट से। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो वहाँ पर उसने ब्रेकेज करना है लाइसोजाइम ने, तो वहाँ पर कितना ब्रेकेज हुआ है, कैसे हुआ है, कितने बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुए हैं, वो भी हम फाइंड आउट कर तो सकते आपने हैं देखा वर्ड जो चूज भी किया ना विजिबल वहाँ के पे, जरिए। लाइसोजाइम एंजाइम बेसिकली डायरेक्टली बैक्टीरिया को नहीं हम कैलकुलेट कर सकेंगे, आपने वही बात कर दी ना। जी जी मैम। एंजाइम पे हमने जी अगेन मैम। एंजाइम को स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी एंजाइम जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जौन से हैं लिपिड्स को सिक्रीट करते हैं या कंज्यूम करते हैं या ये एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, यही काम करते हैं ना। आप उसमें से वो कौन सा एंजाइम ऐसा सिक्रीट करते हैं या वो उसको कंज्यूम करते हैं कि हमने ऑलरेडी दिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू दैट वो कम वो डिक्रीज होता जा रहा है या फिर वो इंक्रीज होता जा रहा है। At that way, microbiology में we are able to determine the enzymatic activity of different microorganisms. ठीक है, in this way you can say कि ये कौन सी है माइक्रोबायोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, हाँ जी, कोई और स्टूडेंट? एक्चुअली मैम ये जो एक्चुअली मैम इधर जो हमारे पास आ रहा है ये बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें जी या जी, साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स की बात कर लें, हाँ ये जी सारे तो बिल्कुल, मैम सॉल्युबल होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मैम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सेल डैमेज होगा मैम उस हम्म। जगह पे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बाय मेजरिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी हम इसे फाइंड आउट कर ओडी भी सकते हैं। बेटा यही होती है ना, एब्जॉर्बेंस को ही ओडी कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी उसी को कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिकल का मतलब लाइट वे। हमने कहा था कि जो भी हमने, अगर आपको पहला दूसरा ओके लेक्चर मैम। याद हो, जब मैंने कहा था कि यूवी विजिबल और आईआर की जो रेडिएशन है उनको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। तो ओडी उस ठीक है मैम। एब्जॉर्बेंस, जो पुराना लिटरेचर है ना उसमें एब्जॉर्बेंस को ओडी का नाम दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे ठीक है मैम। नॉर्मली अगर आप जितना पुराना पेपर देखते जाओगे, पुरानी बुक्स देखोगे तो वहाँ पे एब्जॉर्बेंस का वर्ड कम यूज हुआ है, वहाँ पे उन्होंने ओडी का वर्ड यूज किया कि उसकी ओडी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी वही बात है कि कितनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे विद रेफरेंस टू कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस को जब हम कलेक्टिवली यूज करते हैं तो हम ओडी का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ठीक है मैम। जी, कोई और स्टूडेंट, कोई एनी अदर एप्लीकेशन? मैम इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन कर सकते हैं आइसोमर्स की, सिस और ट्रांस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, आइसोमरिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री में इसमें हेल्प मिल सकती है। कोई एग्जांपल? ये मैंने आपको असाइनमेंट मैम भी दी थी ना। जी मैम। हाँ, मैं इसीलिए साथ पूछ रही हूँ, कोई एग्जांपल दो भी अब इसकी पे। मैम ये सिसल्कीन की एग्जांपल ले रही हैं, ट्रांसल्कीन की ले लें तो जो सिसल्कीन होता है कि इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से ये इस शॉर्टर वेवलेंथ पे ये अब्जॉर्ब करता है, जो ट्रांसल्कीन है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिस इसका आइसोमर कौन सा है और ट्रांस आइसोमर कौन सा है। सिस और ट्रांस में भी हम जो है फर्क शो करते हैं कैसे। यहाँ पे बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी हुई है आपकी, वो जो यूनिस वाली बुक है उसके अंदर इसने शो किया हुआ है। और सिस में, उसमें भी फिर सिस और ट्रांस के बाद फिर स्टीरिक हिंड्रेंस को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कहता है कॉन्जुगेटेड डाई में पाई टू पाई ट्रांजिशन होती है
और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते हैं, और अगर उसके ऊपर वो प्लेनर है तो इसका मतलब है कि वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर लंबा होता जाएगा वो उतनी प्लेनैरिटी उसकी कम होती जाएगी। जितना वो को प्लेनर से हटता चला जाएगा तो क्या होगा कि अगेन वो जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है वो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। वो क्यों होगी? वो अगेन इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होगी। तो इफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग कोप्लेनैरिटी तो क्या होगा जी? मैम इसकी जो प्लेनैरिटी है ना, इसका कंसेप्ट इस तरह है कि जो अगर हमारा मॉलिक्यूल है वो प्लेन ऑफ पेपर में है ना, यानी कि 2 डिमेंशनल है, तो फिर जो सारे एटम्स होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे। हाँ, इस वजह से जो उसका पी ऑर्बिटल होगा उसकी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी और कंजुगेशन ज्यादा होगी। हाँ, और फॉर एग्जांपल हमारा एक मॉलिक्यूल है साइक्लोटेट्राईन है, वो हाँ टब जी, शेप में होता है, वो 3 डिमेंशनल है। अब ठीक उसमें है, जो मॉलिक्यूल, उसमें जो एटम्स है ना वो एक ही प्लेन में नहीं है, तो वहां पे बिल्कुल, कंजुगेशन कम हो जाती है हाँ, और जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, एक लंबी चेन है, आप कोई सी भी एक सिंपल चेन ही कंसिडर कर लो ना, तो अगर वो 3-4 जो उसके जो मोनोमर्स हैं वो 3-4 से मिलकर बने हैं तो वो स्ट्रेट भी रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो चेन लंबी होती जाएगी वो आपस में उलझने लग पड़ेगी। यही हाल आपके जो लिपिड्स हैं, जो प्रोटीन है आपकी बॉडी में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और जो इन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल में यही रूल अप्लाई होता है कि जैसे जैसे वो चेन इंक्रीज होगी तो प्लेनैरिटी कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसकी जो कोप्लेनैरिटी कम होने की वजह से डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन को भी हम कहते हैं कि वो भी, नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम होंगे लेकिन डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब वो क्यों रिड्यूस होगी? वो उसने कहा कि बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ओवरलैपिंग की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। तो उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, कैसे यूवी विजिबल हमें हेल्प कर सकता है टू डिटरमिन द स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। This which affect the absorption spectrum, the UV visible spectroscopy provide a useful tool for studying stereochemical detail. For example, उसने कहा कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं बाइफिनाइल्स की, तो बाइफिनाइल क्या है, वो अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो वो एक दूसरे, इफ इट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड तो ये एक दूसरे को हिंडर करेगा, एक दूसरे से परे जाएगा। तो जिसकी वजह से ये दोनों जो एरोमेटिक रिंग हैं जिन्होंने आपस में कॉन्जुगेशन शो करनी थी, अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं हो, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होती या सिर्फ पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होती तो अब इसका लैम्डा मैक्स ज्यादा होना था, ठीक है ना। लेकिन जब अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये अपनी लैम्डा मैक्स, अब लैम्डा मैक्स कम होगी एज कम्पेयर टू द व्हेन इट इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक सिंगल एरोमेटिक रिंग की एब्जॉर्प्शन देगा। लेकिन अगर ये जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होंगे तो ये बाइफिनाइल की लैम्डा मैक्स शो करेगा, ये 6 डबल बॉन्ड शो करेगा। अदरवाइज ये इन दिस केस इट विल शो द 3 डबल बॉन्ड्स। दिस इज ड्यू टू द बाइफिनाइल शो एन इंटेंस बैंड 248 नैनोमीटर पर, उसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वो कहता है राउंड अबाउट 18,000 होती है। और ये किस वजह से बाइफिनाइल की? बिकॉज 2 बेंजीन रिंग्स आर कोप्लेनर, but if it is ortho substituted the rings are pushed out the coplanarity, ठीक है, रिपल्शन की वजह से वो कोप्लेनरिटी को पुश्ड आउट करेंगे, रिजल्टिंग इन diminished overlap of the pi orbitals and thus leading to blue shift। अब क्या होगा, ब्लू शिफ्ट हो जाएगी और वो जो आपके 248 नैनोमीटर पे शो कर रहा था वो आपको जो है वो 2 मिथाइल बाइफिनाइल की वो कहता है एग्जांपल है, तो वो 237 नैनोमीटर पर उसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी 18,000 से कम होकर 10,000 के राउंड अबाउट रह जाती है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल वो कहता है 2,4,6 हेक्सामिथाइल बाइफिनाइल की एग्जांपल है, ये 5th स्ट्रक्चर है, ये बाइमेजिटाइल है, इट शोज एब्जॉर्प्शन 267 नैनोमीटर पर शो करता है एट द सेम पोजीशन एज डज द मेजिटाइलिन। अब वो कहता है कि है इसमें बाइफिनाइल, लेकिन ये बाई मेजिटाइल जो है वो शो करेगा मेजिटाइल की एब्जॉर्प्शन जो कि 267 पर है, ठीक है, एज डज द मेजिटाइलिन 266 पे एब्जॉर्प्शन शो करती है। तो ये क्यों है, किस वजह से है? ये सिर्फ इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जो कि ऑर्थो पोजीशन पे जो 4 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं।
बट हैज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ मेसिटाइलिन, और इसकी जो कहता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो डबल एटलीस्ट हो जाती है, कि डबल हो जाती है, क्योंकि ये दो जो मालिक्यूल आप कहते हैं कि इस पोजीशन पे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स तो ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, लैम्डा जो है इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ज्यादा हो गए। This clearly shows that bimezityl has two identical chromophore which are not conjugated to each other. ठीक है, ये मेजिटाइलिन का उसने अस्सलाम स्ट्रक्चर वालेकुम। दिखाया है। अच्छा, मैं कह रही थी कि आप ना मुझे थोड़े से मुनासिब रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने क्या आ ना गया? 2 आगे डीलर हैं जो मुझे पहले कपड़ा बेचती थी, अब भी बेचती हैं, तो ये उनको कौन आ मैं भी गया अभी बेचती हूँ। दरमियान में? उसके साथ मेरी डील हो गई, मैंने कहा मेरा मुनासिब सा मुनाफा रख लो, तो मैं तुम्हें ओरिजिनल बेचती हूँ। प्राइस वो भी बहुत अच्छी है, एक मुल्तान की है, एक इस्लामाबाद की। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ पेयर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स द ट्रांस आइसोमर एग्जिबिट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, जो ट्रांस है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है देन द सिस आइसोमर। अगेन वही कि ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी और सिस में ज्यादा होगी। ट्रांस आइसोमर आर एक्सपेक्टेड टू बी स्टेरिकली लेस हिंडर्ड देन द सिस आइसोमर and are expected to achieve more complementarity and thus more overlap of pi orbital. This is illustrated by the cis stilbene and the trans stilbene. Okay. अच्छा, अब कोई और एप्लीकेशन बोले भाई, किसी ने कोई और पढ़ी हो तो। मैम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमिन करोगे आप? मैम मीन्स अगर कोई कंपाउंड है हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है तो हम फिर उसके डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं जिससे हम उसका वेट फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो बेटा नहीं आप डिटरमिन कर सकते। मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन करने के लिए तो सिर्फ जो आपके पास है ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री की है, जिसमें आपके पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को आप यूवी विजिबल से डिटरमिन नहीं कर सकते। इससे सिर्फ लैम्डा मैक्स पता चलेगा आपको। लैम्डा मैक्स से सिर्फ ये पता चलेगा कि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं या नहीं है, अगर हैं तो कितने हैं और कितने नहीं है। जो मैंने पहले आपको पहला जो था जिसमें जितनी मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन बताई हुई थी ना, उसके मुताबिक तो मॉलिक्यूलर वेट को यूवी विजिबल से डिटरमिन नहीं किया जा सकता। मैम अगेन सिर्फ सिंपल यूवी विजिबल पे इन कॉम्बिनेशन टू अदर टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपने HPLC, ठीक है ना, HPLC विद यूवी विजिबल डिटेक्टर के साथ लगा, अब आपके पास पीक्स आ रही हैं तो हर पीक कौन सी है वो किस स्पेसिफिक है फॉर सम स्पेसिफिक पार्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि अच्छा इसकी ये पीक है, इस पीक के नीचे इतना एरिया है। इन कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट टेक्निक्स आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ यहाँ भी आप बात कर रहे हैं यूवी विजिबल की, तो वहां पे हम मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन नहीं कर सकते। जी कोई और एप्लीकेशन? ड्रग्स और नारकोटिक्स को फाइंड किया जा सकता है किसी भी आवाज ह्यूमन नहीं आ रही बॉडी बेटा आपकी, जरा थोड़ी सी स्टार्ट करो, कैसे करें इसको? मैम ड्रग्स और नारकोटिक्स जो इंसानी बॉडी में कंज्यूम होता है उसको हम फाइंड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। ड्रग्स को क्या कंज्यूम होता है एप्लीकेशन में? ड्रग्स मैम इंसानी बॉडी में जो ड्रग्स होते हैं इस्तेमाल, जो ड्रग्स का यूज करते हैं उन्हें फाइंड किया जा सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। हाँ, क्लिनिकल केमिस्ट्री में आप उसको कह सकते हो ना कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आप उनके ब्लड सैंपल लोगे और आप देखोगे कि हाँ जी इसने कोई डोपामिन यूज किया या नहीं किया, उसके ब्लड में उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो डायग्नोसिस में हम इसको यूज कर सकते हैं कि हम उसके डिफरेंट ब्लड सैंपल लेके वो जो आपने एक सिंपल कंपाउंड कहा है कि हाँ जी ये कौन सा है, ये इसके ब्लड में मौजूद है, या कोई भी अदर इसका टेस्ट हो सकता है, डायग्नोसिस में इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा अनदर एक और इसकी एप्लीकेशन जो है कि पीके, आप उसकी पीएच पीके भी डिटरमिन कर सकते हो किसी भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो पीके ऑफ अ कंपाउंड बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम किसी भी गिवन कंपाउंड की पीके कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। if either the acidic form or the basic form of the compound absorb UV or visible light। क्या कंडीशन है कि उसकी जो आपका सब्सटेंस है उसकी एसिडिक या बेसिक फॉर्म में से कोई एक फॉर्म जौन सी है वो यूवी के लिए सेंसिटिव हो। फॉर एग्जांपल वो कहता है फेनॉक्साइड आइन, ठीक है ना, फिनोल है उससे फेनॉक्साइड आइन बना है,
हाइड्रोक्सल, उसका जो OH ऊपर ग्रुप है, H जो है वो चला गया है और उसके बाद वो पेनऑक्साइड बन गया है। उसका जो लैम्डा मैक्स है वो 287 नैनोमीटर है। If the absorbance at 287 nanometer is determined as a function of pH, हम ये देखें कि इसकी जो पेनऑक्साइड आयन है इसकी एब्जॉर्प्शन एज अ फंक्शन pH के साथ साथ, pH को चेंज करते जाएं हम, और हम उस पेनऑक्साइड की जो ये pH के साथ साथ यहाँ pH 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, डिफरेंट pH रेंज को लेकर, और हमने इसकी एब्जॉर्बेंस चेक करनी शुरू की। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस हमें लैम्डा मैक्स पता है, एब्जॉर्बेंस कौन सी है वो स्लोली जो सी है वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होते होते फिर ये एक स्टेबल पोजीशन पे आ रही है। ठीक है ना, तो पेनऑक्साइड की हमने एज अ फंक्शन ऑफ पीएच, हमने उसकी डिफरेंट पीएच पे जब हमने उसकी एब्जॉर्बेंस को नोट किया, उसे ड्रॉ किया है, तो pKa of the phenol can be ascertained by determining the pH at which exactly 1/2 the increase in absorbance has occurred. हमने उसकी पीक को हाफ कर लेना है कि 1/2 of the increase in absorbance at this pH, half of the phenol has been converted into fen oxide. Henderson-Hazelbalch equation states that pKa of the compound is the pH at which half of the compound exists in its acidic form and half exists in its basic form. Henderson-Hazelbalch equation मेरा ख्याल है वो जो हमारे पास नोट्स है ना उसमें है जी, ये है ना, ठीक है। उसने कहा कि pK वो वैल्यू है जिसके इस pH पर, जिस pH पर हाफ ऑफ द जो उसका है कंपाउंड वो जो है वो एसिडिक या बेसिक फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। तो इसकी मदद से हमें ये हाफ, हमने वो पीएच देखी इस पे कि हाफ जो पीक है वो कहाँ पर हाफ होती है, और इसे हमने कहा कि अब ये जो गिवन कंपाउंड है इसका द पीके इज इक्वल टू द पीएच, कि हाफ जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू द प्रोडक्ट। तो इन दिस वे वी कैन एबल टू डिटरमिन द पीके। Another इसकी क्या है कि UV spectroscopy also used to estimate the nucleotide composition of DNA. DNA की जो न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन है उसको डिटरमिन करने में भी यूज करते हैं। कहते हैं 2 strands of DNA are held together by a T pair और GC, ठीक है, base pair. When DNA is heated, strand break apart. Single strand DNA has a greater molar absorptivity at 260 nanometer than those double bond stranded DNA. The melting temperature of DNA is the midpoint of an absorbance versus temperature curve. अब हमने टेम्परेचर के साथ साथ हमने देखना है along the temperature, हमने 260 नैनोमीटर पर उसकी एब्जॉर्प्शन को नोट करते जाना है, और जो हाफ ऑफ द पीक आएगी उसको क्या कहेंगे हम, इज द मिड पॉइंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। टीएम जो है वो इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जीसी बेस पेयर। जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका वो इंक्रीज होना है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जीसी पेयर्स बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas AT base pairs are held together by only 2 hydrogen bonds. Therefore, TM can be used to estimate the number of GC base pairs. These are just a few examples of many uses of UV visible spectroscopy. कि हमने सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अगर हमने स्टडी करना है कि ये डीएनए कितना इसका डिस्टर्ब है, या उसकी सिंगल डीएनए की स्टडी बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होती है, ड्रग जिसे हम कहते हैं ना कि ड्रग डिजाइनिंग में किसका डीएनए किस मेडिसिन के लिए कितना कंपैटिबल है, तो वहाँ पर हम इसको देख रहे होते हैं कि डीएनए लेकर इसको हमने कोई भी एंटीबायोटिक, और हमने चिकन का जो है वो आपका जो हैन है उसका आपने डीएनए उसका आपने उसका ले लिया, और उस डीएनए को लेकर उस डीएनए पर आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक की अप्लाई करनी है, और फिर देखना है कि उसका डीएनए डैमेज होता है या नहीं होता है, या उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसका लैम्डा मैक्स किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, बायोसेंसर्स बेसिकली ये जो साइंस है ये बायोसेंसर्स के नाम से जानी जाती है, और बायोटेक्नोलॉजी में इसकी जिस तरह आपकी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में बायोसेंसर्स की स्पेशलाइजेशन होती है, और बायोसेंसर्स यही होते हैं कि बायोलॉजिकली जो है वो कितने सेंसिटिव चीज़ है जो हमारे फार्मेसी में, जो हमारे ड्रग डिज़ाइन में हमें हेल्प करती है फॉर द डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। ओके, गॉट इट? यस मैम। इसी को पीएच को भी मेरा ख्याल है हमने किसी और तरह से भी एक जगह से लिया हुआ है, इसको देखते हैं एक और तरह से, ये दूसरी बुक में भी लिया हुआ है आपके। हाँ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट जिसने कहा वो पीके को उसने, पीएच और पीके को उसने कहा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट इफ द एसिड और एन आयन absorbs radiation, if both absorb radiation at different wavelength, or if both absorb radiation at the same wavelength but to different extent। ठीक है ना। अब ये जो आखिरी वाली एप्लीकेशन है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, लेकिन इसके लिए इक्वेशंस मौजूद है और हम वो इक्वेशंस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो कहता है आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड को हम इस तरह से करते हैं, और आयनाइजेशन कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ठीक है ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट टेकिंग द नेगेटिव लॉगरिथम, तो हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे वो एसिडिक जो पार्ट है, अगर हम एसिड देख रहे हैं, तो अब ये हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है उसकी, वो जो अगर ये प्रोडक्ट है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम है और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होती है, और फिर हमारे पास वो ये एनाइन जो है ये बन जाता है। और अगर हम ये ले रहे हैं एसिड अगर सेंसिटिव है, तो पहले इसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी और फिर ग्रेजुअली वो इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। वो जो पीक है, ये जो पॉइंट आएगा, ये दोनों का अगर दोनों ही सेंसिटिव हैं तो हमारे पास इस तरह का एक पूरा ग्राफ आएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इसका पीके होगा, और बिलो दिस पीके वो ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगी, और ग्रेटर देन दिस ये अपना बेसिक बिहेवियर शो करेगी। तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब इससे हमारे पास आयनाइजेशन, अगर हमारे पास सपोज पीएच भी है, पीके भी है, तो हम इससे पीएच भी पता चल गई, पीके भी पता चल गई, तो हम एट दिस स्टेज इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस, तो हम इससे ये वाली वैल्यूज भी, कंसंट्रेशन की वैल्यूज भी डिटरमिन कर सकते हैं। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two curves, the concentration of acid and its anion are equal. Substituting of these concentration values in equation 2.2 इसमें values put करके shows that the pH at this point corresponds to the pKa of that acid। ठीक है ना। तो इससे हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करके, आपने बल्कि किया भी होगा मेरा ख्याल है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 का कोर्स है उसमें ये थोड़ा सा एसिड बेस वाला सॉल्यूशन आता है पार्ट। ठीक है जी। एनी अदर एप्लीकेशन आपके जहन में कोई और हो, किसी ने कुछ और पढ़ी हो, आपने ये असाइनमेंट की हुई है? नहीं आ रही किसी के जहन में? ठीक है जी, फिर आज के लिए मैम इसमें से जी मैम एक आपने यूनिस की बुक से पढ़ा है और दूसरी कौन सी है? दूसरी बुक कौन सी है? वो एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय हकनवाज भट्टी है। ठीक है। ये तो आपके पास फंडामेंटल ऑफ जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुक है, इसमें भी है, लेकिन उसमें फिर वो काफ़ी ज़्यादा, किसी बच्चे ने ज़्यादा अच्छा पढ़ना हो तो वो वहाँ से भी कर सकता है। ये मैंने सिम्पलेस्ट जो था वो आपके साथ डिस्कस किया, उसमें उन्होंने मिक्सचर के साथ भी बताया हुआ है कि अगर मिक्सचर है, अगर कंपाउंड और मिक्सचर में आपके पास लैम्डा मैक्स आप कैसे लोगे, वही जो मैं कह रही हूँ मैथमेटिकल इक्वेशंस आप कैलकुलेट करके आपके पास रिजल्ट, उसके अंदर भी एप्लीकेशन मौजूद है। ठीक है। ठीक है मैम ये 6 स्लाइड्स तो शेयर, मैम ये 6 पेज जो है स्लाइड्स के, ये तो शेयर कर दें। हाँ ये शेयर कर दूँ, तुम्हें बड़ी फिक्र होती है, बस ये मिल जाए, चीजें जमा करते रहते हो हैं। और मैम ये पूरी क्लास पीछे होती है, मैम से लेकर दो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैंने सारी ही, मेरा ख्याल है सारा मटेरियल आपके साथ शेयर किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब मेरे पास रह गया हो। ठीक है।
है, ये मैं साथ साथ आपको उसी दिन या एक दिन छोड़ के जरा वो पेंडिंग हो जाता है समटाइम, तो लेकिन मैंने सभी कुछ मेरे आपके साथ शेयर कर दिया। उसमें रीज़न भी यही है ताकि अगर किसी के पास कोई बुक नहीं है तो वो इसको इजीली कर सके, अवेलेबल इसको हो जाए। ठीक है, मैम वो कोर्स कंप्लीट वो हो एक गया। आपने हमें और बुक सेंड की थी निवाज भट्टी साहब के अलावा और जुनैद साहब के अलावा। मैम मैं कहता हूँ कोई एक खास बुक को मतलब ओरिएंटेटेड हो, उसी से हम करते नहीं। मतलब ये बड़ा मिसमैनेज हो रहा है, कोई टॉपिक कहीं से कोई कहीं से, फिर हमारे पास हार्ड फॉर्म में भी नहीं है, हाँ तुम सॉफ्ट में 5वीं कर में रहे हैं पढ़ते सारा। हो, ये मुझे बताओ ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैम जी ये मैम असल में इन दिनों में काफी मसाइल बन रहे इन हैं, दिनों में मतलब सारी सब दुनिया के चीजें लिए इसी तरह मसाइल हैं कि कंफ्यूज सारी दुनिया के मसाइल, दुनिया के लिए जो मसाइल है इसमें फिर हम 5वीं में है। चले मैम जाएं कि बस एक किताब लगा दो, ना उससे अंदर से ना उसके मैम बाहर थोड़े से। से थोड़ा थोड़ा सा हल निकालते हैं। असल में ये न्यू चीज है, मतलब एक हमारे लिए का स्पेक्ट्रोस्कोप खौफ न्यू करो, क्या सब्जेक्ट है, नई इससे चीज है पहले इसमें? टच नहीं है। सब वही पुरानी चीजें हैं, मैडम कुछ भी सब नया नहीं है। मैम आपके लिए पुराना है, मैम आपके लिए पुराना है, आप बड़े नहीं, अरसे किस से और पढ़ा किसी रहे को हैं। कोई इशू, बेटा आप में से जिसके लिए भी कुछ भी नया लग रहा है, कुछ भी मुश्किल लग रही है, तो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके जितने भी क्यूरीज होती हैं सबको एड्रेस करूँ। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे अगेन जो सा है वो मुझे आपको कर लो, व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, हम उसके जब मेरे पास कोई 10-5 इकट्ठे हो जाते हैं सवाल तो हम उसका डिस्कशन सेशन कर लेंगे या किसी लेक्चर से पहले कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल ये हो नहीं सकता। मैंने आपको पहले ये वाली जो सी है जिसमें ज़्यादा आसान होता है, ये मैं तो ऑलरेडी यही कर रही हूँ, अदरवाइज मैं वो ये वाली चीज़ें भी आपको उसी बुक से पढ़ा देती, लेकिन ये इसमें ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई थी और मेरा ख्याल था कि आपने असाइनमेंट भी इसी से किया तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, बस, ठीक है मैम। चलो चले जी, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे व्हाट्सएप कर ले, फिर हम इसको कल कर लेंगे। ठीक है, कल भी इसी तरह 2 लेक्चर ले लूंगी ओके तो मैम। फिर आपको आगे फिर अगले हफ्ते में हम 2 लेक्चर लेंगे। ठीक है, ओके मैम, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू।